इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि नारायण मूर्ति ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। मूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आजादी के बाद की सबसे बुरी जीडीपी वृद्धि देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने कहा कि वैश्विक जीडीपी नीचे गई है, वैश्विक व्यापार डूब रहा है, वैश्विक यात्रा करीब करीब नदारद हो चुकी है। ऐसे में वैश्विक जीडीपी में 5 से 10% तक गिरने की आशंका है। मूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगने के पहले दिन से ही उनका यही विचार रहा है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार होना चाहिए। दरअसल विश्व की तमाम एजेंसियों ने आशंका जताई है कि कोरोना महामारी के कारण भारत की जीडीपी में 309% तक की गिरावट आ जाएगी। हाल ही में रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। उसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इस साल विकास दर में गिरावट की पूरी संभावना है। देश रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि जीडीपी 9.5% तक गिर सकती है। इकरा ने तर्क दिया था कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई आर्थिक सुधार की गतिविधियां प्रभावित हुई है। ज्यादातर विश्लेषकों का भी अनुमान है कि देश के जीडीपी में 5 से 6.5% तक की गिरावट आ सकती है। आइए आपको सुनाते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या कहा था। Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर अमन अग्रवाल, अर्थशास्त्र के मामलों के जानकार। डॉक्टर अग्रवाल, क्या जो कहा है नारायण मूर्ति ने कि हम आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने जा रहे हैं, इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए जी, अभी तो ऐसे कोई आंकड़े आए नहीं हैं और अगर उनके पास कोई स्पेशल आंकड़े हैं नारायण मूर्ति जी के पास तो मैं उसके लिए कह नहीं सकता हूं। पर ये कहना कि सबसे बड़ी होगी या छोटी होगी, ये तो देखिए रिलेटिव सिचुएशन है। जो इस समय की सिचुएशन है कोविड की, स्पेनिश फ्लू जो 1910 में आया था उसके बाद से अब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। अब तक जब नहीं आई है तो सारे वर्ल्ड के अंदर ही जो है नेगेटिव ग्रोथ है और ये रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है। और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं जिसमें मैंने अभी काम भी किया है वर्ल्ड बैंक में, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो और OECD हो, उनके हिसाब से हिंदुस्तान का स्तर जो वर्ल्ड की स्थिति है उसमें सबसे अच्छा रहेगा अभी भी नेगेटिव होने के बाद। तो जो रिलेटिव पोजीशन के अंदर हम लोग फिर भी बेटर करेंगे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो रिबाउंड उन्होंने बताया है, चारों एजेंसीज ने जो बताया है, इवन जो रेटिंग एजेंसी उन्होंने जो बताया है, जो रिबाउंडिंग फैक्टर है ग्रोथ का कि वो 1 से 1.5 साल के अंदर देखने की उम्मीद कर रहे हैं ज्यादातर एजेंसीज, और वेरी करता है हर एक एजेंसी से अलग एजेंसी पे। वो कह रहे हैं कि जो है रिबाउंडिंग फैक्टर सबसे शार्प रहेगा और हम करीबन 7 से 9% के बीच में अलग अलग एजेंसीज अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही हैं ग्रोथ जो है अगले साल के मिड या एंड तक देख पाएंगे। तो इसका मतलब हिंदुस्तान में क्षमता तो है ही, हिंदुस्तान के जो कारीगर है, हिंदुस्तान की जो सरकार है जो कदम उठा रही है उसमें भी क्षमता है। ये तो ये देखना है कि जो इस समय की जो पोजीशन है उसके हिसाब से जो आंकड़े आएंगे तो आंकड़े आएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, हालांकि नारायण मूर्ति ने सरकार के कामकाज को लेकर और लॉकडाउन को लेकर भी सवाल उठाए हैं, शायद आपने उसको कंसीडर नहीं किया। कोई बात नहीं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुप्रिया जी, नारायण मूर्ति ने जो कहा है कि आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, अभी हमने बात की डॉक्टर अमन अग्रवाल से, उनका कहना है कि देखिए इसको रिलेटिव टर्म में देखा जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ही गिरावट है तो भारत भी एक रिलेटिवली फिर भी बेहतर स्थिति में है। आप कैसे देखती हैं? सुप्रिया जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? तो सुप्रिया श्रीनेत से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। अमन अग्रवाल हमारे साथ हैं।
डॉक्टर अमन अग्रवाल, आप ये बताएं कि जो बात कही है फिलहाल नारायण मूर्ति जी ने, उनका कहना है कि जो कारोबार है उसको चलते रहना चाहिए और नई प्रणाली ऐसी विकसित हो कि सभी कारोबारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें और जो खास तौर पर कोरोना है उसके साथ ही जीने की हमें आदत डालनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं जो लॉकडाउन जिस तरह से लगाया गया है, अभी भी तमाम राज्यों में है, उसको लेकर वो असहमति जता रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, जहां तक नारायण मूर्ति जी ने बात कही है, वो सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो सरकार को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने एक अपना जगह बनाई है और उसको मद्देनजर रखते हुए उनको जो है उसको तवज्जो देना चाहिए जो वो कह रहे हैं। पर ये कहना कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे विचार में अमन अग्रवाल जी, ये किसी ने नहीं कहा, माफ करिएगा मैं आपको टोक रहा हूं, ये किसी ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। एक बहुत सीधी सी बात उन्होंने कही है कि आजादी के बाद, सुन लीजिए सर सुन लीजिए सुन लीजिए प्लीज, डॉक्टर अग्रवाल प्लीज सुन लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड में उनका लेख है, अगर आप कंप्यूटर के सामने हो तो खोल लीजिए। उनका यह कहना है कि आजादी के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। और जब आप रिलेटिविटी की बात करते हैं तो अमेरिका में आई गिरावट और भारत में आई गिरावट में बड़ा फर्क होता है। वहां पर लोगों को पैसा देने के लिए सरकार के पास अपना खजाना है। इस तमाम गिरावट के बावजूद वो इस लॉकडाउन में सीधे सीधे लोगों की जेब में नकदी डाल रहे हैं। हमारे यहां वो स्थिति नहीं है, इसलिए रिलेटिव टर्म को देखते हुए भी इस बात को हमें देखना होगा कि हिट क्या होगा। कि हिंदुस्तान के पास $550 बिलियन है जो रिजर्व में है और करीबन 33% जो है सेविंग्स रेट रहा है हमारे हिंदुस्तान का पिछले 70 सालों में, जो पैरेलल इकोनॉमी को नहीं सिर्फ रेगुलर इकोनॉमी को देखते हुए है। पैरेलल इकोनॉमी को देखना शुरू करें तो करीबन 50% के करीब सेविंग रेट रहेगा, जो आज लोग आम आदमी आप मेरे जेब में पैसा पड़ा होता है सेविंग्स के तौर पे। अमेरिका जो है 120% के ऊपर एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव सेविंग रेट है उसका। उसके रिजर्व जो है बहुत कम है, करीबन $7.5 ट्रिलियन। जी बिल्कुल, लेकिन आप जो आंकड़े बता रहे हैं इसके बावजूद पैसा वो देता है, हमारे यहाँ पैसा रखा हुआ। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को पैसा डायरेक्ट दिया जाए, जिससे शायद बतौर अर्थशास्त्री आपकी सहमति नहीं रही है। कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सुप्रिया श्रीने जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ। सुप्रिया जी, आपने सुना कि किस तरह से नारायण मूर्ति ने एक आशंका जताई है कि आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट का सामना भारत को करना पड़ेगा। क्या लगता है कि दुनिया भर में गिरावट आई है, उसमें भारत में भी गिरावट होगी? ये बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, आप इसमें सरकार की भूमिका कितनी देखती हैं और क्यों देखती हैं? सबसे पहले तो एक बात आप भी समझ लीजिए और आपके दर्शक भी समझ लें कि कोरोना के बाद हाँ जरूर गिरावट आई है पूरे विश्व में, लेकिन भारत में जो समस्या आर्थिक नीतियों को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर थी वो कोरोना के पहले से व्याप्त थी। कोरोना के पहले भी हमारे 8 GDP लगातार बढ़ता जा रहा था। कोरोना के पहले भी हमारी बेरोजगारी का दर 45 साल में सबसे ऊंचा था। कोरोना के पहले भी निवेश और उपभोग दोनों धराशायी हो चुका था। तो हमारे यहाँ समस्या कोरोना से पहले थी, कोरोना के बाद वो समस्या गहरा गई और इसीलिए हमारा कहना है कि मोदी जी हैं तो जरूर मुमकिन है। अगर मोदी जी का बस चलता तो वो अर्थव्यवस्था ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको अपनी प्राथमिकता नहीं बनाई। उन्होंने तमामों कुरीतियां, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, नोटबंदी हो, चाहे फॉल्टी GST हो, और उनकी जो भी प्राथमिकताएं हैं उसमें अर्थव्यवस्था कहीं है ही नहीं। और मुद्दे की बात यह है कि हमारा देश विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारी 50% से ज्यादा आबादी 25 साल की आयु से कम है। इनको नौकरियां चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, और नहीं होगी तो वो रोजगार के साधन नहीं मुहैया हो पाएंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को उपलब्ध कराना, रोजगार बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जबानी जमाखर्च से सरकार को बचना चाहिए। और एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये कोरोना की बनाई हुई समस्याएं केवल नहीं है, ये समस्याएं पहले से प्री एग्जिस्ट कर रही थी, कोरोना से और गहरा गई है। जी बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी इस सारी बातचीत के लिए। यानी कांग्रेस का आरोप कि समस्या तो कोरोना के पहले से आ गई थी, गिरावट पहले से आ गई थी, इसलिए कोरोना को बहाना नहीं बनाया जा सकता।